नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में बीजेपी जल्द ही अपना चुनाव अभियान का शंखनाद कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं। 3 दिसंबर को पीएम मोदी देहरादून आ सकते हैं, जहां पीएम मोदी एक बड़ी रैली को संबोधित भी कर सकते हैं। देहरादून में बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, चुनाव सह प्रभारी आरपी सिंह, लॉकेट चटर्जी समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी अपना चुनावी मैनिफेस्टो बनाने के लिए जनता से सुझाव मांगने जा रही है। इसके लिए बीजेपी सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सुझाव पेटिका लगाएगी, जिसमें आम जनता से हफ्ते भर तक सुझाव लिए जाएंगे। ये सुझाव मैनिफेस्टो कमेटी पार्टी को देगी और पार्टी इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगी। हमारी 70 विधानसभाओं में 70 जो हमारी एक सुझाव पेटिका है वो रखी जाएंगी। सप्ताह भर तक वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक, वहाँ के आम नागरिक उसमें सुझाव हम लोगों को देंगे और उन सब सुझाव को इकट्ठा करके घोषणा पत्र जो समिति बनी है वो हमें देगी और हम उस पार्टी में घोषणा पत्र को हम तब जाकर जारी करेंगे। बुधवार को देहरादून में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे समेत सभी 9 सदस्य मौजूद रहे, जिसमें हर सीट पर दावेदारों के चयन को लेकर बात हुई और तय हुआ कि स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर 3 दिन गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में जाएंगे और वहां विधानसभा चुनावों को लेकर दावेदारों, नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। चेयरमैन अविनाश पांडे ने कहा है कि मीटिंग के बाद एक बात तय है कि उत्तराखंड में बदलाव होने जा रहा है। जनता ने कांग्रेस को जिताने का मन बना लिया है। एक चीज बिना किसी शक के स्पष्ट दिख रही है कि उत्तराखंड में निश्चित रूप से बदलाव होने जा रहा है और कांग्रेस लोगों का विश्वास हासिल कर प्रदेश की जनता कांग्रेस को सेवा का मौका देने जा रही है। मसूरी के लिए करीब 800 करोड़ की लागत से बनने वाली 4 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण कार्य दिसंबर से शुरू हो सकता है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर टनल के निर्माण कार्य के शिलान्यास को दिसंबर में उत्तराखंड आने का आग्रह किया है। ये टनल मसूरी के लिए बाईपास का काम करेगी। आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियार रोजगार गारंटी यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत 27 नवंबर से बद्रीनाथ से करेंगे। 4 दिसंबर तक चलने वाली इस यात्रा के जरिए पार्टी सरकार बनने पर युवाओं को हर साल 1 लाख नौकरियां देने का वादा कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि धामी सरकार चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग कर सकती है। इसका ऐलान जल्द सीएम धामी कर सकते हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि जल्दी इस पर सूचना मिलेगी। हमने पहले भी कहा था कि जो जनभावना होगी उसके अनुरूप ही फैसला लिया जाएगा। उत्तराखंड में चुनाव की दृष्टि से क्या ये देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाएगा? जल्दी इस पर आपको सूचना देंगे। हमने उस समय भी कहा था जो भावना है भावना के अनुरूप निर्णय होगा। चुनावों के समय न सिर्फ राजनीतिक दलों की राजनीति गर्म है, बल्कि कर्मचारी संगठन भी ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। राजनीतिक दलों ने अपनी कमर चुनाव के लिए कस ली है। चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे राजनेताओं को कर्मचारी संगठन भी चुनौती दे रहे हैं, जो अपनी मांगों को लेकर प्रदेश में जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य से लेकर राजस्व, आईटीआई और निगमों तक के कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाए हुए हैं और मांगे न मानने तक हड़ताल की धमकी दे रहे हैं। नहीं, हमारा इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। सरकार अगर हमारी मांगे पूरी कर लेती है तो हम अभी वापस आ जाएंगे, लेकिन हमारा जो है चुनाव वगैरह स्टैंड से कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष को भी कर्मचारियों की इन हड़तालों से बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया, इसलिए विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। इन 4 सालों में, पिछले 4 सालों में सरकार ने कर्मचारियों के हितों में कोई भी निर्णय नहीं लिया और आज जैसे ही चुनाव आया तो कर्मचारियों को भी लग रहा है कि ये मौका है।
जाहिर है चुनावी मौसम में कर्मचारियों के हड़ताली सुर सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं। इसलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद हर कर्मचारी संगठन को बातचीत के लिए बुला रहे हैं। इसी का नतीजा है कि सीएम आशा कार्यकर्ताओं से लेकर आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों पर सीधे विचार कर चुके हैं। हालांकि अभी भी कई कर्मचारी संगठन हड़ताल पर डटे हुए हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। खबर नैनीताल से है। अपनी मां की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, साथ ही 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की अदालत ने पिछले दिनों बेटे डिगर सिंह को दोषी करार दिया गया था। दरअसल 7 अक्टूबर 2019 को चोरगलिया के क्विर फार्म उदयपुर रेंकवाल में बेटे ने मां की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पिता ने बेटे के खिलाफ कोरंगा में केस दर्ज कराया था। अभियुक्त को अपनी माता की हत्या के जुर्म में धारा 302 में फांसी की सजा सुनाई है तथा जिन लोगों पर उन्होंने जानलेवा हमला किया था धारा 307 के अंतर्गत भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। राज्य की जेलों में बंद बदमाश अब जेलों से ही नशे का कारोबार चला रहे हैं, जिसका खुलासा एसटीएफ की रेड से हुआ। लेकिन ये कारोबार कैसे चल रहा है और कौन चला रहा था, रिपोर्ट में देखिए। राज्य में लंबे समय से नशे के खिलाफ पुलिस और एसटीएफ काम कर रही है, लेकिन एसटीएफ को मिली सूचना के मुताबिक प्रदेश में नशे का कारोबार जेल से ही ऑपरेट हो रहा था। लेकिन एसटीएफ को मिली सूचना के मुताबिक प्रदेश में नशे का कारोबार जेल से ही ऑपरेट हो रहा था, जिस पर एसटीएफ ने अल्मोड़ा जेल के साथ 6 ठिकानों पर रेड की। एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी और नशे के सामान के साथ 5 लोगों को पकड़ा गया, जो जेल में बंद महिपाल और अंकित बिष्ट के इशारे पर नशे का कारोबार कर रहे थे। ये लोग जेल से बाहर आए लोगों का गिरोह बनाते थे और उन्हीं से नशे का कारोबार कराते थे और जेल से ही उसे ऑपरेट किया जाता था। गैंग में बस कंडक्टर से लेकर ब्लड बैंक के कर्मचारी भी शामिल थे। वहीं मामले में एसपी एसटीएफ चंद्रमोहन सिंह का कहना है कि जेलों पर लगातार कार्रवाई चल रही है और गैंग से जुड़े कई लोग अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पूरा जो है नेटवर्क जो है एसटीएफ के द्वारा ध्वस्त किया गया। इनको 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसमें जो अंकित और महिपाल का इन्वॉल्वमेंट जो जेल में निरुद्ध हैं, ये भी इनका भी पाया गया है। ऐसा नहीं है कि ये पहला मामला हो, इससे पहले भी जेल से हत्या की सुपारी और गैंग चलाने के मामले सामने आ चुके हैं और लगातार कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन नशे के कारोबार से जुड़े मामले को लेकर सरकार भी सख्त है। वहीं डीजीपी का कहना है कि नशे से जुड़े बड़े अपराधियों की प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी। नहीं, नशा हमारे लिए पहले से प्रायोरिटी पे है, हमारे थ्रस्ट एरियाज में से है और हमारी एडिटिव उस पर लगातार लगी है और उसमें उसका इन्फोर्समेंट का लेवल बढ़ाएंगे और जो बड़े माफिया हैं उनकी प्रॉपर्टियां जब्त करेंगे। जेलों में एसटीएफ की ये 5वीं कार्रवाई है, लेकिन उत्तराखंड में फैल रहे नशे के जाल को जब जेल से ही ऑपरेट किया जा रहा है तो जेल प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन प्रशासन भी ऐसे मामलों को सख्ती से निपटने की बात कह रहा है। देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। देहरादून में कोरियर की आड़ में चल रहे नशे के कारोबार का भंडाफोड़ किया गया है। मामले में पुलिस ने 2 सगी बहनों को गिरफ्तार किया है। दोनों बहनों से 150 ग्राम चरस और 320 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने दोनों बहनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इन दोनों बहनों को पटेल नगर में चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इंटरकास्ट मैरिज को लेकर सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि युवा जोड़ों की शादी या फिर शादी का इरादा रखने वालों को इस दौरान कोई प्रताड़ित करता है या धमकी की शिकायत मिलती है तो तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। चीफ जस्टिस कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सभी थाना कोतवाली को इसका बाकायदा सर्कुलर जारी करने का भी आदेश दिया गया है। हालांकि इस दौरान डीजीपी ने कहा है कि कोर्ट को कहा है कि ऐसा सर्कुलर जारी किया गया है। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि पुलिस स्टेशन में युवा जोड़ों को सुरक्षा नहीं दी जा रही है और ना ही उनकी एफआईआर दर्ज हो रही है, जिसकी वजह से ऐसे मामले हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं। किसी को अगर जिंदगी लाइफ थ्रेट है तो उसमें क्या करेगा, सबसे पहले उनके खिलाफ एफआईआर लिखाने जाएगा, कोर्ट वहाँ जाएगा थाने में, और थानेदार अगर एफआईआर नहीं लिखते तो क्या करेंगे, तब लोग कोर्ट में आते हैं। तो कोर्ट ने कहा इन चीज़ों को पहले वहीं उसी स्तर पे इनको निपटाना चाहिए। इसमें मुझे कोर्ट का जो मानना था कि कोर्ट को ये लगा कि जैसे पुलिस बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं है, इसलिए डीजीपी को कहा कि पूरे थानों में
और पूरी पुलिस महकमे में ये सर्कुलर दिया जाए। जोशीमठ के दूरस्थ गांव में इन दिनों पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। गांव की खुशहाली समृद्धि के लिए पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। स्थानीय वाद्य यंत्र ढोल दमाऊ की तालों पर लोग पांडव नृत्य करते हैं। कड़ाके की ठंड के बाद भी दोपहर और रात को पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। चमोली के कई गाँव में पांडव नृत्य का आयोजन हर साल किया जाता है, जिससे दूर दूर से लोग आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। अगर इस बार मौसम मेहरबान रहा तो फरवरी में विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में नेशनल खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों में उत्तराखंड सरकार और स्थानीय प्रशासन अभी से जुट चुका है। तेरह मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े औली के स्लोप की गिनती दुनिया के बेहतरीन स्लोप में होती है। समय पर बर्फ न पड़ने की स्थिति में यहाँ आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग मशीन भी लगाई गई है। 25,000 किलोलीटर की क्षमता की एक कृत्रिम झील भी यहाँ पर है। स्लोप पर फिनिशिंग पॉइंट से स्टार्ट पॉइंट तक 800 मीटर लंबी चेयर लिफ्ट और 500 मीटर स्की लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। औली में सैफ विंटर खेलों का आयोजन भी किया जा चुका है, लेकिन बीते 2 साल में कोरोना की वजह से नेशनल गेम भी यहाँ नहीं हो सके। लेकिन इस बार उत्तराखंड सरकार औली में होने वाले नेशनल खेलों की तैयारियों में जुट चुकी है। 2 वर्षों से कोरोना काल में वहाँ क्रीड़ा प्रतियोगिताएं नहीं हो पाई हैं। इस वर्ष जैसे कि मौसम विभाग बता रहा है कि अच्छी संख्या में बर्फबारी होने की संभावना है और जो प्रतियोगिताएं हैं इस वर्ष विधिवत रूप से होंगे। औली में होने वाले नेशनल खेलों के लिए प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। औली में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर इस पर बर्फबारी होती है तो प्रशासन का दावा है कि फरवरी में औली में नेशनल खेलों का आयोजन कराया जाएगा। GMVN जो कि इसमें मुख्य रूप से गेमों को संचालित करता है, उनको विशेष निर्देश दिए हैं कि जो भी गेमों से पूर्व तैयारियों के संबंध में अभी इस समय कोई समस्याएं आ रही हैं तो तत्काल मुझे अवगत कराएं, ताकि अभी समय रहते उनका निष्कारण किया जा सके। फरवरी महीने में अगर औली में खेल होते हैं तो स्थानीय कारोबारियों को भी काफी फायदा होगा और खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। लेकिन अब सभी की उम्मीद इस बार बर्फबारी पर टिकी हुई है। जोशीमठ से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। जा रहा है 5 किलोमीटर का मिनी मैराथन।